सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त मौजूद है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुकेश, पहला सवाल, किन समीकरणों पर काम किया गया है? ये अचानक से, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था कि शिंदे बाजी मार ले जाएंगे, बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, जनरस खुद को दिखाना होगा बीजेपी को, क्या समीकरण नजर आते हैं? देखिए, इनकी पूरी पीसी को बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करिए। उन्होंने अपने आप को कॉमन मैन कहा, सीएम मतलब कॉमन मैन। उन्होंने उन लड़कियों को, उन महिलाओं को जो पैसे मिले हैं, अपने आप को उनका भाई बताया। वो कॉमन मैन की तरह काम करते रहे। वो सारे, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मामा के तौर पे मशहूर हो गए थे, तो उन्होंने पहले अपनी पेगिंग की है कि कैसे मैंने काम किया और कैसे बाला साहब के सपनों को पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पूरी उपलब्धि गिनाई, 80-90 रैलियां मैंने की, और फिर बाद में वो कहते हैं कि जो फैसला होगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों से मेरी बात हुई है, पीएम और एचएम से, जैसा वो कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। तो ये बहुत स्मार्ट मूव है। वो बीजेपी के सीएम पद के लिए मान जरूर जाएंगे, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने कॉमन मैन की तरह काम किया है। वो ये बताना चाहते हैं कि वो एक डिजर्विंग सीएम है, और इस पद पे उनकी अगर चाहत है तो कुछ गलत नहीं है। वो तीसरा ये दिखाना चाहते हैं कि वो मराठा है, जो बोल नहीं रहे वो, लेकिन वो मराठा क्लैन से आते हैं। अगर उसको कोई रिप्लेस करता है तो वो बीजेपी को कहीं ना कहीं इशारों में ये भी ताकीद कर रहे हैं कि वो जिस कौम से आते हैं, जिस क्लैन से आते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल महाराष्ट्र में है। 20-21% वोट उस क्लैन के होते हैं। तो ये बड़ा स्मार्ट मूव था, जो मैं समझ पाया, जितना मैं समझ पाया। मराठी में शिंदे साहब बात कर रहे थे, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं बीजेपी से दूर नहीं हूं, महायुति बिल्कुल स्ट्रांगली कड़ी है। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी कर दी। उन्होंने कहा कि जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा, लेकिन अपनी उपलब्धियां गिनाकर उन्होंने अब एक तरीके से अपनी दावेदारी भी रखी वहां पे कि वो एक मजबूत सीएम की तरह रहे हैं। 24 घंटा काम किया है, लड़कियों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया। तो ये एक बड़ा स्मार्ट पीसी था, जिसको कुछ लोग ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि वो संख्या बल के आगे झुक गए। संख्या बहुत ज्यादा है बीजेपी की। बीजेपी का अगर सीएम नहीं होता है तो बीजेपी का काडर बहुत निराश होगा। लेकिन मैं इस पीसी को इस नजरिए से देखता हूं कि उन्होंने अपनी बात जनता के सामने मीडिया के जरिए रख दी है, जिनको प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक सुनेंगे, और कोई भी फैसला लेते वक्त उन्हें यह ध्यान रहेगा कि एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है। अच्छा, अब इस फैसले पर थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले कि आखिर क्यों, और ये भी तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि लोकल बॉडी इलेक्शंस अब जल्दी होने वाले हैं, उसको देखते हुए हो सकता है कि 6 महीने के लिए ही सही शिंदे को बरकरार रखा जाए, उसमें फायदे को देखते हुए। लेकिन एक अहम सवाल अब जो उठता है सुकेश, आपको क्या लगता है, उसके बाद में विनोद का इसी पर जानूंगी रुख क्या है, क्या बीजेपी का सीएम होगा तो चेहरा फडणवीस ही होंगे, ये कहा जा सकता है? वो फ्रंट रनर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देवेंद्र फडणवीस से बड़ा कोई चेहरा महाराष्ट्र में बीजेपी का नहीं है। उन्होंने फ्रंट से लीड किया है, उनकी अधिकतर बातें मानी गई हैं, और जब से विक्ट्री मिली है तब से वो फोर फ्रंट पे है। उन्हीं के नाम की को बैक किया जा रहा है। आरएसएस कहा जा रहा है कि उनका समर्थन कर रहा है। वो नागपुर से आते भी हैं, तो वो उनका जो पूरा पर्सोना है, उनकी पूरी जो पर्सनालिटी है, और उनका जो पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उनको इस रेस में सबसे आगे करता है, देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन जिस तरीके से एक मराठा सीएम 2.5 साल तक है, और उसको हटाकर एक ब्राह्मण चेहरे को आप लाते हैं, बीजेपी को ये रिस्क लेना है क्या बीजेपी ऐसा करने को तैयार है? ये फैसला बीजेपी को करना है। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या भी कहें और एडवांटेज भी कहें कि उसके सामने एक ऐसा पोषित नेता है, जिसका अपना एक एक्सपीरियंस है, जिसका एक अपना अनुभव है, जो 5 साल तक सरकार चला चुका है, जो अभी भी एक तरीके से बैकडोर से सरकार को गाइड कर रहा था। मंत्रिमंडल में होते हुए भी वो नंबर 2 थे, लेकिन वो कई जगह ऐसा लगता था कि उनका अपर हैंड है। तो ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा लगता है मुझे कि देवेंद्र फडणवीस ही सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या बीजेपी को सोचने पे मजबूर कर दिया है शिंदे ने कि उन्हें कुछ रीथिंक करना पड़ेगा कि वो किसे रिप्लेस कर रहे हैं और किसको बिठा रहे हैं। ठीक है विनोद, इसी पर एक तो पहला, क्या फडणवीस ही फ्रंट रनर है, सबसे पहला वही चेहरा माना जाए? दूसरा ये
कि क्या ये जो तीसरी सहयोगी थी एक दबाव उस ओर भी था, यानी मैं एनसीपी की ओर, अजित गुट की ओर इशारा कर रही हूं, क्योंकि ये भी खबर है कि अजित पवार ने एक बैठक में बाकायदा ये कहा कि और ज्यादा अब मैं इस इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मराठा छत्रप के तौर पर एक उभार उनको, उसमें डर था कि उनका वोट बैंक भी कहीं ना कहीं शिंदे के साथ, और जब जिस प्रकार की छवि लेकर वो चल रहे हैं वो शिफ्ट होगा, तो क्या वो एक दबाव वो भी काम आया है क्या इस फैसले में? शिंदे को इसलिए भी क्या बैकफुट पर आना पड़ा है? देखिए, ये बात सही है कि अजित पवार भी मराठा है और एकनाथ शिंदे भी मराठा है। 3 दिन पहले जब वहां पर एनसीपी अजित गुट की जब मुंबई में बैठक हुई और बैठक में ही ये तय किया गया कि देवेंद्र फडणवीस के नाम को वह आगे करेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। उसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी अजित पवार को मदद मांगी गई कि आप मदद कीजिए, लेकिन वहां से मदद मिलना मुश्किल सा हो चुका है। देखिए, अजित पवार नहीं चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, 24/7 उनकी जो छवि है, महाराष्ट्र में कोई दुर्घटना हो, महाराष्ट्र में कुछ बड़ा हो तो तुरंत वहां पर वो पहुंच जाते हैं। तो ऐसे नेता को कॉम्पिटिटर, यानी 2 मराठा एक साथ सत्ता में रहेंगे और एक मराठा सीएम रहेगा तो दूसरे पर इसका जरूर असर वहां पर देखने को मिलेगा। इसलिए अजित पवार ने पहला ही अपना समर्थन देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर दे दिया है। दूसरा आपका सवाल था कि मुख्यमंत्री, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनने के पूरे आसार यहां पर है। 99% यहां पर उन्हीं का नाम आगे चल रहा है, लेकिन 1% जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 99% देवेंद्र फडणवीस ही अगले महाराष्ट्र के वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये बताया जाता है करीब 2 तारीख को ये शपथ विधि यहां पर हो सकता है। जी अब विनोद, लेकिन जो सुकेश कह रहे थे जरा उस पर भी प्रकाश डालिए। क्या, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल जिनसे बातचीत की, शिंदे ने एक बड़ी भूमिका निभाई चुनाव के पहले और वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब भी हुए। अगर 88% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का और इतना बेहतरीन प्रदर्शन खुद शिंदे गुट का देखने को मिला, तो अब वो जो मराठाओं को नाराज करने का रिस्क, वो भी तब जब आगे लोकल बॉडी इलेक्शंस भी होने हैं, वो रिस्क के तौर पर ही सामने आएगा क्या, या उसको लेकर के बीजेपी अंदर खाने सेटिंग कर चुकी है कि किस तरीके से उस नुकसान की भरपाई हो सकती है? देखिए, महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो 30 से 32% जो मराठा समाज है और वो हमेशा वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये समाज जरूर नाराज यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है कुछ हद तक, लेकिन उसका भी तोड़ इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ निकाला है। चाहे फिर वो ओबीसी हो या फिर अन्य कम्युनिटी के लोग हो, आपने देखा कि कैबिनेट में किस तरीके से हर जाति का वहां पर महामंडल बनाया गया, उन्हें 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ का वहां पर फंड भी दिया गया। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किस तरीके से अगर मराठा नाराज होते हैं तो उन्हें कैसे मनाया जाता है। देखिए, चुनाव की घोषणा होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले छत्रपति संभाजीनगर में यहाँ पर HM होम मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पर मराठा के गढ़ वहाँ पर छत्रपति संभाजीनगर में कहा था कोई आंदोलन होता है तो आप उसे नजरअंदाज कर लीजिए, वो सब आंदोलन देवेंद्र फडणवीस संभाल लेंगे। तो तभी उन्होंने बताया था कि वो ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते इस आंदोलन को, लेकिन हाँ, मनोज जरांगे पाटिल कह चुके हैं कि अगर वो वापस आएगा तो मैं फिर से बैठूंगा, यानी वो अपना आंदोलन फिर से वहां पर मराठा आरक्षण का तेज करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर सुकेश का रुख करती हूँ, न्यूज रूम से बने हुए हमारे साथ लगातार। सुकेश, लेकिन अब ये समझाइए, शिंदे के पास तो एक बहुत अच्छा मौका था, ये मौका वो क्यों गंवाना चाहेंगे? वो भी तब जब कहा जा रहा था कि 7 सांसद तो उनके पास है, एक दबाव वो केंद्र पर भी बना सकते हैं, इस लिहाज से भी मराठा एक पॉइंट वो भी, और एक ऐसा चेहरा जिसके नेतृत्व में ही जब चुनाव लड़ा गया तो वो हुआ जो ऐतिहासिक है, जो आज तक कभी नहीं हुआ महाराष्ट्र के भीतर। तो ये क्या रहा होगा अंदर खाने, शिंदे को इसमें क्या सफलता या फिर क्या अंदर खाने अपने लिए पॉजिटिविटी नजर आती है कि उन्होंने पैर पीछे खींचने को इतनी आसानी से तैयार हो गए, आके कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं? देखिए आशा, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। उन्हें मालूम है कि बीजेपी के 132 विधायक जीते हैं, 4-5 का समर्थन उनके पास और है, तो वो करीब करीब 145 के आसपास खुद हो जाते हैं। 100 मतलब उसमें 7-8 की कमी होती है। वो दूसरे नंबर पे है, ही इज ए डिस्टेंट सेकंड। 57 सीटें वो जीते हैं। तो जिसको आप बैकफुट पे जाना कहती है, मैं उसको बैकफुट पे नहीं मानता हूं। एकनाथ शिंदे ने गिवन द स्पेस ही हैज इन असेंबली
57 सीटों के साथ जो मनूवरिंग कर सकते हैं वो एकनाथ शिंदे ने करने की कोशिश की है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक चल रही है, नहीं तो जिस तरीके के नतीजे आए थे अभी तक तो शपथ हो जाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे बहुत हल्के पड़ गए हैं या हल्की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें मालूम है उन्हें लंबी राजनीति करनी है, उन्हें मालूम है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उन्हें मालूम है कि बीजेपी क्या सोचेगी सीएम बनाने के पहले, उन्हें मालूम है कि अभी कोलिशन के एरा में आप ध्यान रखिए कि केंद्र में जो सरकार है वो कोलिशन की सरकार है, तो ऐसे में उनको इग्नोर करना बहुत फायदे का सौदा नहीं होगा। बीजेपी एक 24/7 इलेक्शन मशीनरी वाली पार्टी है, वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी जिससे वो अपने एक अलाई को अन्वय कर सके। ये तमाम चीजें शिंदे जानते हैं, लेकिन वो अपनी लिमिटेशन भी जानते हैं। उन्हें मालूम है कि बीजेपी के नंबर्स उनसे 2 गुना से ज्यादा है। उन्हें यह मालूम है कि वो नेचुरल क्लेमेंट, बीजेपी का सीएम जो है वो नेचुरल क्लेमेंट है। तो उन्होंने बहुत ही करीने से अपनी सारी बात रख दी है, जिसकी व्याख्या मैंने पहले की कि उन्होंने अपने आप को डूअर बताया, उन्होंने अपने आप को कॉमन मैन बताया, उन्होंने अपने आप को लड़कियों के महिलाओं का भाई बताया, उन्होंने अपने आप को न बताते हुए भी एक मराठा नेता के तौर पर प्रस्तुत किया। ये तमाम चीजें बताती हैं कि वो एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। देखिए, दिल्ली के पॉलिटिकल सर्किल में एकनाथ शिंदे को समझने वाले लोग कम हैं, लेकिन आज की तारीख में जब वो जीत कर आए हैं तब उनको रीड करने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। उन्होंने एक बहुत मैच्योर पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें बीजेपी के लिए भी संदेश है। वो एक तरीके से झुक भी रहे हैं लेकिन झुकते हुए दिख भी नहीं रहे हैं। तो मैं इसे बहुत ही स्मार्ट मूव समझता हूं। उन्होंने रास्ते साफ किए हैं ये कह के कि जो भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहेंगे, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, वो उसके लिए तैयार है। वो रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगे। मतलब वो मैसेज भी साफ देना चाहते हैं कि महायुति एक साथ है, लेकिन ये महायुति मेरे रहने की वजह से है, क्योंकि मैं उसमें रहूंगा तभी महायुति रहेगी। तो वो एक तरीके से बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दे रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को। ठीक है, बड़ी खबर एक बार फिर जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उनको बता दें, बीजेपी के सामने बीजेपी का मुख्यमंत्री मुझे मंजूर है, आज साफ तौर पर मीडिया के सामने आकर के ये एकनाथ शिंदे ने कहा है। और जो बड़ी जानकारी आ रही है कि कल तक नाम का ऐलान भी हो जाएगा। कल एक बैठक की बात सामने आ रही है, तीनों दलों के नेताओं की कल अहम बैठक होने वाली है। उसमें कौन विधायक दल का नेता बीजेपी की तरफ से चुना जाएगा और कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, इसका ऐलान बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, जो कि संभावित तौर पर अभी ब्राह्मण चेहरे फडणवीस महाराष्ट्र में सबसे पहला और प्रथम दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि क्या समीकरण कल, क्या ये नाम बदलेगा या फिर फडणवीस के साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर फडणवीस को बदला जाता तो विश्लेषक ये भी बताते हैं कि ये भाजपा के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने समान होगा। 14 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी आई और बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी तो भी उसमें फडणवीस का रोल था, उसके बाद 19 में भी फडणवीस का रोल था, तो उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। मैं विनोद आपके पास आ रही हूं एक बार फिर, बैठक को लेकर क्या जानकारी है विनोद? देखिए, अब तक जो जानकारी हाथ लगी कि कल ये बैठक हो सकती है, पहले भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उन विधायकों से जो ऑब्जर्वर आने वाले हैं वो पहले मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी राय क्या है, उनकी चॉइस क्या है, पहले ये जानने की कोशिश वहाँ पर की जाएगी। फिर जो नाम वो पता चलेगा वो सेंट्रल को बताया जाएगा, पार्टी आलाकमान को, और उसके बाद इस नाम को लेकर तीनों दल के नेता एक साथ बैठेंगे, ऑब्जर्वर भी रहेंगे और उसमें फिर वो बातचीत होगी। और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के नाम का कल ऐलान होने की पूरी संभावना वहां पर नजर आ रही है। और जहां तक जानकार बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के ही नाम की घोषणा वहां पर हो सकती है। अब तक 17 से भी ज्यादा महानगर पालिका के चुनाव वहां पर महाराष्ट्र में पेंडिंग है, उसे मिनी विधानसभा कहते हैं, वो भी जीतना काफी अहम ये महायुति के सामने बना हुआ है। मैं एक बार फिर सुकेश रंजन का रुख कर रही हूं। सुकेश, लेकिन अब ये बताइए, यहाँ तो इन्होंने बड़ी इजीली, ऐसा लगता है कि कोई विवाद सामने नहीं आया, फिर से जैसा सीटों पर रहा वो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी ऐसा लग रहा है महायुति सफल, लेकिन आगे मंत्रालयों को लेकर के सुकेश क्या दिक्कत आ सकती है, खासकर नगर विकास मंत्रालय जो हो गया, गृह मंत्रालय जो हो गया, क्योंकि एक खबर ये भी थी कि शिंदे ये हो सकता है चाहे कि जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे तो जो उनके पास विभाग थे अब उप मुख्यमंत्री रहते शायद वो मांग कर दे।
देखिए आशा, इसको टीजिंग ट्रबल बोलते हैं। ये बहुत छोटी मोटी बात है राजनीति में। जब गठबंधन की सरकार होती है तो इसको वर्कआउट कर लेना बड़ी आसान सा काम है, जो हम लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। जो 24 घंटे राजनीति करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ऐसे में जबकि इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला हो तो इसको सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो एक चीज़ जो बीजेपी करना चाहेगी, और मैं गेस कर रहा हूँ, मेरी जानकारी नहीं है, मैं गेस कर रहा हूँ कि बार बार जो हम कह रहे हैं कि मराठा चेहरा, खुद शिंदे हैं, अजीत पवार भी मराठा हैं, देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे हैं, लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत ही टैक्टफुल्ली ये काम करेगी। वो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे से ही देवेंद्र फडणवीस के नाम को प्रपोज करवाए, अजीत पवार से उसको सेकंड कराए। दो मराठा उसको बैक कर रहे हैं, दोनों उसके साथ है, तो ऐसे में एक पॉलिटिकल मैसेज भी जाएगा। महायुति इतनी स्ट्रांग है कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो व्यक्ति सीएम था उसने गद्दी खाली की, एक दूसरा सीएम आया जो पहले सीएम था, जो बड़े नंबर्स के बावजूद सेकंड रोल मतलब प्ले कर रहा था, वो अब सीएम के तौर पे है। ये ट्रांजिशन इतना स्मूथ दिखाना चाहेगी बीजेपी कि मुझे लगता है कि प्रपोजर खुद शिंदे होंगे और सेकंड करने वाले अजीत पवार होंगे। ये एक टैक्टिकल पॉलिटिकल मूव हो सकता है जो बीजेपी ले सकती है। कहा भी जाता है प्रोजेक्शन और परसेप्शन का खेल है, और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि बिल्कुल ऐसा होता शायद कल की बैठक के बाद हमें नजर भी आ जाए, जैसा सुकेश बता रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद, और सुकेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक, इसी के साथ देखते रहिए न्यूज़ 24।